विज्ञान की दुनिया में कई बड़ी पहेलियां हैं, लेकिन एक पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा। रासायनिक तत्वों की दुनिया। ये तत्व जो हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं, एक बिखरी हुई भीड़ की तरह थे। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी निकली आवर्त सारणी। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक कमाल की जासूसी कहानी है जिसमें सुराग हैं, प्रतिभाशाली जासूस हैं और कुछ हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां भी। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1800 से। उस वक्त तक देखिए, दुनिया काफी सरल थी। वैज्ञानिकों को सिर्फ 31 रासायनिक तत्वों के बारे में पता था। चीजें काफी हद तक काबू में थी। लेकिन फिर एक तरह से खोजों का विस्फोट हुआ। सिर्फ 65 साल के अंदर 1865 तक जाने पहचाने तत्वों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई, 63। अब सोचिए, केमिस्ट्री की दुनिया में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। इतने सारे तत्वों और उनके गुणों को याद रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। किसी को तो इस उलझन को सुलझाना ही था। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। हम तत्वों के इस बेतरतीब दुनिया से शुरू करेंगे, फिर उस व्यवस्था की खोज में निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे मेंडलीव की सारणी ने सब कुछ बदल दिया। हम आधुनिक नियम को समझेंगे, सारणी के हर कोने को जानेंगे और अंत में इसकी असली ताकत को देखेंगे, यानी भविष्य बताने की इसकी क्षमता को। तो जरा उस दौर के किसी केमिस्ट की जगह खुद को रखकर देखिए। हर कुछ सालों में एक नया तत्व खोजा जा रहा है और हर एक के अपने अलग अलग गुण हैं। ये जानकारी का एक ऐसा पहाड़ था जिसमें कोई पैटर्न, कोई लॉजिक नजर ही नहीं आ रहा था। विज्ञान आगे कैसे बढ़ता, ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसा हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, कुछ शुरुआती जासूसों ने इस उलझन में भी पैटर्न खोजना शुरू कर दिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना शुरू किया और उस बड़ी खोज के लिए रास्ता बनाया जो आगे होने वाली थी। और इनकी शुरुआती कोशिशें काफी दिलचस्प थीं। देखिए, 1829 में डोबेराइनर ने त्रिक खोजे। 3-3 तत्वों के ऐसे ग्रुप जिनमें बीच वाले तत्व का गुण बाकी दोनों का लगभग औसत होता था। फिर 1865 में न्यूलैंड्स आए और उन्होंने कहा कि तत्व तो संगीत के सुरों की तरह है, हर 8वें तत्व के बाद गुण खुद को दोहराते हैं। अब ये तरीके पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक बहुत जरूरी बात साबित कर दी। इस पूरी अफरा तफरी के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ पैटर्न जरूर था। और फिर एंट्री होती है दमित्री मेंडलीव की, एक रूसी केमिस्ट जिन्होंने इन सभी छोटे छोटे सुरागों को उठाया और एक ऐसी तस्वीर बनाई जो सच में क्रांतिकारी थी। जहां दूसरे लोग सिर्फ टुकड़े देख रहे थे, मेंडलीव ने पूरी पहेली को ही देख लिया था। मेंडलीव का आइडिया सुनने में तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन था बड़ा दमदार। उन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार यानी उनके वजन के हिसाब से लाइन में लगाएं, तो उनके गुण एक तय अंतराल के बाद बार बार लौटकर आते हैं। इसी को उन्होंने आवर्ती पैटर्न कहा। बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन मेंडलीव का असली कमाल तो कुछ और ही था। वो अपने पैटर्न पर इतने यकीन करते थे कि उन्होंने कहीं कहीं पर वजन के नियम को तोड़ा भी, सिर्फ इसलिए ताकि एक जैसे गुण वाले तत्व एक साथ रह सकें। और फिर उन्होंने जो किया वो तो और भी हिम्मत का काम था। उन्होंने अपनी टेबल में जानबूझकर खाली जगहें छोड़ दी और कहा, यहाँ पर एक तत्व आएगा जो अभी खोजा नहीं गया है और मैं बताता हूँ कि उसके गुण क्या होंगे। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी भविष्यवाणियां सच हुईं। जैसे उन्होंने एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक खाली जगह छोड़ी और उसे नाम दिया एका एल्यूमिनियम। उन्होंने उसके परमाणु भार, घनत्व, हर चीज की भविष्यवाणी की। और फिर सालों बाद जब गैलियम नाम का तत्व खोजा गया, तो उसके गुण मेंडलीव के बताए गए गुणों से लगभग हूबहू मिलते थे। ये उनके सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत था। तो मेंडलीव की सारणी एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसमें एक और मोड़ आना बाकी था। पहेली का एक आखिरी बहुत जरूरी टुकड़ा अभी भी गायब था, जो इस टेबल को और भी परफेक्ट बनाने वाला था। और वो टुकड़ा खोजा हेनरी मोज़ले ने 1913 में एक्स-रे पर काम करते हुए। उन्होंने तत्वों के अंदर एक ऐसी चीज खोजी जो उनके वजन से भी ज्यादा बुनियादी थी और वही उनके व्यवहार को कंट्रोल करती थी। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया। देखिए, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान यानी उनके वजन के आधार पर जमाया था, लेकिन मोज़ले ने साबित किया कि असली आधार तो परमाणु संख्या है, यानी एक परमाणु के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या।
ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा था। इसने मेंडलीव की टेबल की जो छोटी-मोटी कमियां थीं, उन्हें भी दूर कर दिया और हमें वो आधुनिक आवर्त सारणी दी जिसे हम आज जानते हैं। तो अब इस नए और परफेक्ट नियम के साथ हम इस टेबल की खूबसूरत बनावट को समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तत्वों का एक नक्शा है। और इस नक्शे को इस आधार पर बनाया गया है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे जमे होते हैं। तो चलिए इस नक्शे की सैर करते हैं। सबसे बाईं तरफ है एस ब्लॉक। आप इसे टेबल का सबसे बेचैन और ऊर्जा से भरा मोहल्ला कह सकते हैं। यहाँ सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व रहते हैं जो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हमेशा अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अब चलते हैं एकदम दाईं ओर। ये है पी ब्लॉक और ये टेबल का सबसे मिला जुला मोहल्ला है। यहाँ आपको हर तरह के तत्व मिलेंगे, कार्बन जैसी अधातुएं, एल्युमिनियम जैसी धातुएं और सिलिकॉन जैसे उपधातु, सब एक साथ। असल में हम जिन चीजों से बने हैं वो तत्व यही रहते हैं। और बीच का ये बड़ा सा हिस्सा है डी ब्लॉक, जिन्हें हम संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की धातुएं हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। ये एस ब्लॉक के अति रिएक्टिव और पी ब्लॉक के विविध तत्वों के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। और आखिर में टेबल के नीचे जो ये दो अलग लाइनें हैं, ये है एफ ब्लॉक। इन्हें बस इसलिए अलग रखा गया है ताकि टेबल जरूरत से ज्यादा चौड़ी न हो जाए। इस ग्रुप में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे कई भारी और रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये नक्शा बहुत अच्छा है, इसने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। लेकिन इसकी असली शक्ति सिर्फ व्यवस्था में नहीं है, इसकी असली ताकत है भविष्यवाणी करने में। किसी तत्व की जगह, उसका पता हमें उसके व्यवहार और चरित्र के बारे में सब कुछ बता देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेबल में किसी तत्व की पोजीशन को देखकर हम उसके गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं। इन पैटर्न्स को आवर्ती प्रवृत्तियां या पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। चलिए एक बहुत आसान सा उदाहरण देखते हैं। किसी परमाणु का आकार। जब हम टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, मान लीजिए लिथियम से फ्लोरीन की ओर, तो एक अजीब बात होती है। आपको लगेगा कि जैसे जैसे तत्व भारी हो रहे हैं, उनका आकार भी बढ़ना चाहिए, है ना? पर होता इसका उल्टा है। परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को और जोर से अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे पूरा एटम सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएं, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। लिथियम से सोडियम और फिर पोटेशियम तक परमाणु का आकार लगातार बड़ा होता जाता है। और इसका कारण भी सीधा है। हर कदम नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की एक पूरी नई परत जुड़ जाती है, जिससे परमाणु फैलता चला जाता है। ग्लेन टी सीबॉर्ग, एक वैज्ञानिक जिन्होंने खुद कई नए तत्वों की खोज में मदद की, उन्होंने इस पूरी कहानी का सार बहुत खूबसूरती से बताया। उन्होंने कहा कि आवर्त सारणी ने हमें ये दिखाया कि तत्व कोई बेतरतीब भीड़ नहीं है, बल्कि वे एक अनुशासित समूह की तरह हैं, जो एक गहरे नियम का पालन करते हैं। तो 19वीं सदी की उस रासायनिक अफरा-तफरी से लेकर आज की इस खूबसूरत व्यवस्था तक, आवर्त सारणी की कहानी इंसानी दिमाग की जीत की कहानी है। इसने हमें ना सिर्फ उसे समझने में मदद की जो हम जानते हैं, बल्कि उसकी भविष्यवाणी करने का भी हौसला दिया जिसे हम नहीं जानते। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सारणी हमें उन तत्वों के बारे में और क्या-क्या बताएगी जिन्हें हमने अभी तक खोजा भी नहीं है?